नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मेरी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों। भगवान से यही दुआ करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे मूल या मौलिक अधिकार, जिसके हमने 2 पार्ट देख लिए। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कह रहा हूं। हाँ, ज्यादा समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पे ही आ जाते हैं सीधे ही, क्योंकि हमारा पिछली क्लास जो हमारा पिछला वीडियो है वो भी बड़ा बन गया था। क्योंकि बड़ा वीडियो बनने से मैंने देखा है कि प्यारे विद्यार्थी बोर हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, जब सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर बन जाता है प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन अच्छी प्रकार से उसे देखा करो, सुना करो, जो कि आगामी भविष्य में कोई भी कंपटीशन होगा उसमें बहुत काम आएगा ये टॉपिक। तो इसके 3 भाग जो हमने किए, आज हम तीसरे भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे थे भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ, जो कि आज हम बात करेंगे मूल या मौलिक अधिकार के भाग 3 पार्ट 3 के ऊपर, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था मूल अधिकारों के बारे में। जो कि हमने अपना 5वां मूल अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 जो अल्पसंख्यक वर्गों को है, केवल भारतीय नागरिकों के अल्पसंख्यक वर्ग है उनको ही अपनी संस्कृति एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार और स्थापना करने का अधिकार होगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला अगर अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 31 बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर मैं एक बात आपको बता देता हूं, जब भी आप मूल अधिकार पढ़ो, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आगामी भविष्य में उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे बनेंगे जो कि प्यारे विद्यार्थी सोचते रह जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आ गए, इसलिए हम उन्हें पहले ही तैयार कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तो उस समय अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, 34 और 35 इनको कभी भी इग्नोर मत कर देना, क्योंकि आगामी भविष्य में इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि 12 में तो आपने देखा राज्य की परिभाषा है, राज्य व प्राधिकारी। उसके बाद में 13 में आपने देखा न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति का आंशिक निस्तारण सिद्धांत है। वहीं आप देखोगे 31 में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था, लेकिन अब नहीं है। इसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे विस्तार से। 32 के अंदर हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। उसके बाद में 33, 34 और 35 में सैन्य अधिकारों से संबंधित संसद के कानून बनाने की शक्ति है प्यारे विद्यार्थियों। तो इनको आज हम क्लियर करेंगे। आज हम मूल अधिकार टॉपिक कंप्लीट कर देंगे और कल हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का टेस्ट होगा, जिसका टॉपिक होगा भारतीय संविधान का भाग 3 मूल या मौलिक अधिकार। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही गजब जोरदार मस्त प्रश्नोत्तरी टेस्ट होगा। देखना, अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप अपना मूल्यांकन कर लेना कि हमारे मूल अधिकार कितने तैयार हैं। अगर आपने ये तीनों वीडियो अच्छी प्रकार से सुने और देखे तो आपकी प्रश्नोत्तरी बहुत ही मजेदार, जोरदार, गजब जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, ये मैं दावा करता हूं।
आप कभी भी कोई भी कंपटीशन देते हो और अगर मूल अधिकार पढ़ना है तो इन 3 वीडियो को जरूर देखकर जाना, अपने रजिस्टर में नोट भी कर लेना अति महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ में तो आ रहा है ना, पल्ले तो पड़े हैं न प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, कैसी लग रही है मेरी क्लास? अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और साथ में अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। ठीक है ना, चले आगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 31 जिसके अंदर संपत्ति अर्जित करने का हमें मूल अधिकार दिया था कि आप संपत्ति अर्जित कर सकते हो अनिवार्य रूप से, लेकिन था ये, अब नहीं है। अति महत्वपूर्ण तो ये बात है, संपत्ति का मूल अधिकार, लेकिन याद रखना था, अब नहीं है, अब नहीं है। नोट कर लेना साथियों, 44वें वेरी वेरी मोस्ट है, 44वें संविधान संशोधन 1978-79 के द्वारा, क्योंकि ये संशोधन अधिनियम है वो प्रभावी लागू कब होगा? 20 जून 1979 को लागू होगा, इसलिए 78-79 दोनों ही आते हैं, तो इसलिए गौर करना 1978-79 में इसे हटा दिया गया था, इस अधिकार को हटा दिया गया था। ये बात तो हम बार बार पढ़ते भी हैं, संपत्ति का मूल अधिकार अब हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, उसे भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में जोड़ते हुए विधिक अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अब हमारा संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। गौर कर लेना साथियों, मूल अधिकार नहीं है। उसके बाद में अनुच्छेद 31 में कुछ बदलाव किए गए, जो कि अनुच्छेद 31A और B, जिसे आप क और ख भी कह सकते हो, जो कि प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इन दोनों अनुच्छेदों को 31A और B को या क या ख को आप कह सकते हो, जोड़ा गया था। ध्यान देना इन दो अनुच्छेदों को। और कहा था कि राज्य के नीति निषेध तत्व मूल अधिकारों पे प्रभावी होंगे। 9वीं अनुसूची के तहत इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये प्रावधान किया था 31A में और 31B में, या आप कह सकते हो अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख। प्रथम संशोधन 1951 में इन्हें जोड़ा गया था। कहने का मतलब है कि यहां पर मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेधक तत्व में संघर्ष छिड़ चुका था। कहने के लोग गतिरोध शुरू हो चुके थे एक दूसरे के प्रति, ये मानो संघर्ष छिड़ चुका था, उस समय ये बात कही थी। उसके बाद में 31 आप देखोगे C, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप ग भी कह सकते हो, जो कि 25वें संशोधन 1971 में जोड़ा गया और कहा गया कि राज्य के नीति निषेध तत्व मूल अधिकारों पर हावी रहेंगे। ये बात तय हुई थी इसके अंदर कि राज्य के नीति निषेध तत्व वो बड़े हैं, मूल अधिकार बड़े नहीं हैं। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के ऊपर अनुच्छेद 39 हावी रहेगा, ऐसा कहा गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1971 में। उसके बाद में 42वां, उसके बाद में 44वां, इन संविधान संशोधनों में भी कुछ इसके अंदर परिवर्तन किए थे। कहने का मतलब यहां पे यही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर हावी माना गया।
कि राज्य के नीति तत्व है वो बड़े हैं, मूल अधिकार बड़े नहीं है। कुछ आ रहा है क्या समझ में? आगे हम नोट्स के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझेंगे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों। आ रहा ना समझ में? तो गौर करना। लेकिन कहा जाता है कि 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने ये क्या कर रखा है, क्या संघर्ष छेड़ रखा है ये कि नीति तत्व बड़े हैं, मूल कर्तव्य बड़े हैं, मूल अधिकार बड़े हैं। क्या कहने का लव, नीति तत्व बड़े हैं, मूल अधिकार बड़े हैं, ये सब छोड़ो आप, क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार है वो अलग है, राज्य के नीति नैतिक तत्व वो अलग है। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलता है साथियों यहां से कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में कही थी, किस अपने निर्णय में कही थी? तो गौर करना, 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में कही थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संसद ऐसी कोई विधि कानून नहीं बनाएगी जो कि मूल अधिकारों के ऊपर राज्य के नीति निश्चित तत्व हावी होंगे। ना जी ना, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निश्चित तत्व। आया क्या समझ में? कहने का मतलब है कि मूल अधिकारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विवाद भी तैयार कर लेना सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के, जिसमें 3 अति महत्वपूर्ण है साथियों। ध्यान देना। सबसे पहले आप कह सकते हो 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती, परिवर्तन, बदलाव, संशोधन नहीं कर सकती संसद। ये कब कहा? 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो विवाद था उसके अंदर कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में दूसरा और अति महत्वपूर्ण है 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन, बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं करेगी। मूल संरचना जो ढांचा है ना, उससे संबंधित जो शब्द है उसके अंदर नहीं करेगी। और मूल ढांचा क्या होगा ये सर्वोच्च न्यायालय वाद दर वाद बताएगा, समय समय पर जब जरूरत पड़ेगी तभी बताएगा सुप्रीम कोर्ट कि भारत के संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो पहली बार मूल ढांचा शब्द आया था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, जिसमें कह दिया गया कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव, संशोधन कर सकती है। ठीक है ना। और उसके बाद में तीसरा आपके सामने है ही अति महत्वपूर्ण, जो कि 1980, और बहुत से विवाद हैं सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों से संबंधित, लेकिन ये 3 वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। इन तीनों को तो जरूर तैयार कर लेना। 1980 वाला कौन सा था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद 1980, जिसमें कहा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं,
ये बात कही थी। इन तीनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और भी बहुत से विवाद और केस हैं मूल अधिकारों से संबंधित, लेकिन अति महत्वपूर्ण ये 3 हैं, इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना साथियों। कौन से विवाद कब हुए थे, कब निर्णय दिया गया था और उस निर्णय में क्या कहा गया था, ये नोट करना है आपको। ये अति महत्वपूर्ण है साथियों। तो इस तरीके से अनुच्छेद 31 को कभी इग्नोर मत कर देना। जब भी मूल अधिकार पढ़ो तो अनुच्छेद 31 जरूर पढ़ना। कहीं आप सोच रहे हो कि 31 का तो मूल अधिकार संपत्ति का हटा दिया गया, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही क्या है। ना जी ना, ऐसी गलती मत कर देना प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों। इस तरीके की लैंग्वेज जरूर पढ़ना। उसके बाद में आगे देखोगे, अगला है अनुच्छेद 32, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, हमें मूल अधिकार नहीं मिलते, तो इस अधिकार के तहत हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, दोनों में ही जा सकते हैं। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, हृदय कहा है, क्योंकि इसके बिना संविधान प्राय शून्य हो जाएगा। कोई नहीं मानेगा संविधान को अगर हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होगी। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर आजकल लैंग्वेज आती है मूल अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो ध्यान देना, चाहे ऑप्शन में अनुच्छेद 32 हो तो राइट कर देना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नाम हो तो उसे राइट कर देना, या मूल अधिकार नाम है तो भी राइट कर देना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये मूल अधिकार में ही तो है। आगे ना बात समझ में, क्योंकि हमारा छठा मूल अधिकार है ये। गौर करना साथियों, और इसके अंदर अनुच्छेद 32(1), अनुच्छेद 32(2) और अनुच्छेद 32(3) 3 पार्ट बंटे हुए हैं, 3 पार्ट बंटे हुए हैं। 32(1) में तो कहा है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। जो मानव के मूल अधिकार है उनकी रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 32(1) में। उसके बाद में 32(2) में रिटों का नाम और उल्लेख है। कितनी प्रकार की रिट? 5 प्रकार की रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेपियस कॉर्पस जिसको आप कह सकते हो, नंबर 2 परमादेश, मैंडेमस, तीसरा आप कह सकते हो प्रतिषेध जो कि प्रोविशियंस, चौथा आप कह सकते हो उत्प्रेषण, साटोरी, और 5वां आप कह सकते हो अधिकार प्रक्षा, कोवारेंटो। किस अधिकार से, किस हक से आप काम कर रहे हो, ये 5 रिटें हम नोट्स के अंदर विस्तार से देखेंगे। तैयार कर लेना, इनके लैटिन नाम भी तैयार कर लेना कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इनको, क्वेश्चन बनेगा भविष्य में, याद कर लेना। ध्यान देना, 32(2) में रिटों के नाम हैं। रिट कह दो, लेख कह दो, याचिकाएं कह दो। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये लेख का अर्थ क्या है, रिट का याचिकाएं जारी करना। उसके बाद में 32(3) में कहा है कि संसद ऐसा कानून विधि बना करके सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी अधिकार दे सकती है मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित। संसद कौन दे सकती है? संसद दे सकती है।
3 में ये बात लिखी है, केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही जरूरी नहीं, इसके अलावा भी अन्य न्यायालयों को संसद कानून विधि बना करके मूल अधिकारों की रक्षा संबंधी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। कौन? संसद। समझ में तो आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आप देखोगे अनुच्छेद 33 बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने कहा ना, इन्हें इग्नोर मत कर देना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगामी भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे इनसे, इसलिए इन्हें जरूर तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 33 में कहा है कि जो हमारे सशस्त्र बल, जो हमारा ब्यूरो है, कहने का हमारी मीडिया है, इससे संबंधित जो अधिकार होंगे नागरिकों के, उनसे संबंधित जो नागरिक है ना, उनके जो अधिकार होंगे, हमारे सैन्य नागरिक हम कह सकते हैं, जिसे हमें सैन्य अधिकार अर्धसैन्य कह दो। उसके अंदर सशस्त्र बल की तीनों सेनाएं आ जाएगी, उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी कहना, ब्यूरो के मीडिया के वो व्यक्ति आ जाएंगे। उनके अधिकारों पर प्रतिबंध या कमी कर सकती है भारतीय संसद। सैनिक अधिकारों के अंदर कमी या प्रतिबंध लगा सकती है भारतीय संसद, ये कहा है 33 के अंदर, जो आगे हम नोट्स के अंदर विस्तार से देखेंगे साथियों। और उसके बाद में आप कह सकते हो अनुच्छेद 34, ध्यान देना, जो कि सैन्य कानून मार्शल लॉ विधि, जो अब तक एक बार भी नहीं लगा। सैन्य शासन, सैन्य कानून जब लागू हो देश में, उस समय अगर मूल अधिकारों की क्षतिपूर्ति होती है, हानि होती है, नुकसान होता है, तो उस क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए संसद कानून बनाएगी। ये लिखा है 34 में। सैन्य कानून, सैन्य विधि, मार्शल लॉ, जो अभी तक एक बार भी भारत में नहीं लगा है, अगर वह लगता है और उस समय हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, नुकसान होता है, क्षतिपूर्ति होती है, तो उस क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, संसद। ध्यान देना, ये बात है 34 में। उसके बाद में अनुच्छेद 35, ध्यान देना साथियों, 35 में कहा है कि संसद कानून बनाएगी किस किस के ऊपर? ध्यान देना, अनुच्छेद 16(3), निवास के आधार पर कोई भेदभाव करना है तो उसके लिए कानून संसद बनाएगी। निवास के आधार पे अगर कोई भेदभाव किया जाएगा तो उस समय ध्यान देना संसद कानून बनाएगी। उसके बाद में आप देख सकते हो 32(3), जो कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा मूल अधिकारों की रक्षा संबंधी अन्य न्यायालयों को भी अधिकार देने के लिए कानून नियम संसद बनाएगी। ये बात लिखी है 32(3) में। और उसके बाद में आप कह सकते हैं 33 के अंदर आपने देखा कि जो हमारे सैन्य बल है उससे संबंधित जो व्यक्ति है उनके अधिकारों में कमी करना या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को होगा, संसद कानून बनाएगी। और उसके बाद में 34, मार्शल लॉ, सैन्य कानून के समय, सैन्य शासन के समय अगर मानव अधिकारों की क्षतिपूर्ति हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो उस समय उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगी? संसद करेगी भरपाई। कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये लिखे हुए हैं 35 के अंदर। इन चारों अनुच्छेदों को तैयार कर लेना। कहने का मतलब संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी, न कि राज्य विधानमंडल। ध्यान देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है संविधान में राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बनाएगा, केवल संसद बनाएगी।
कौन बनाएगी? संसद बनाएगी कानून, न कि राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। इस तरीके से इन अनुच्छेदों को आप तैयार कर सकते हो साथियों। देखा होगा आपने अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार था, अब नहीं है। उसके बाद में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद में 33 के अंदर आपने देखा हमारे सैन्य अधिकार, उनसे संबंधित संशोधन परिवर्तन का काम संसद करेगी। उसके बाद में मार्शल कानून, जो कि सैन्य कानून, सैन्य शासन जब लगेगा उस समय जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कानून संसद बनाएगी। और उसके बाद में 35 में कहा है इन सभी के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल 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 संसद को होगा। साथियों गौर करना अति महत्वपूर्ण है। आ गया ना समझ में? और ये 3 केस सर्वोच्च न्यायालय के बड़े विवाद तैयार कर लेना। वैसे तो और बहुत से विवाद हैं और इन अनुच्छेदों को इग्नोर मत कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इनकी डिटेल जरूर तैयार कर लेना जो हमारे नोट्सों में दे रखी है। 2 कॉपी संविधान के अकॉर्डिंग ध्यान देना। तो इन अनुच्छेदों को कभी भी इग्नोर मत कर देना साथियों, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर भी चर्चा की थी, जो कि 17, उसके बाद में आप कह सकते हो 19, उसके बाद में 21 के 24 और 32 इन अनुच्छेदों को जरूर तैयार कर लेना। ये तो डायरेक्ट सीधे पूछे ही जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है या ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। और भारतीय नागरिकों के जो अधिकार अनुच्छेद है उन्हें भी तैयार कर लेना। 15, 16, 19, उसके बाद में 29 और 30 इन अनुच्छेदों को तो जरूर तैयार करना। कुछ तो कॉमन भी मिलेंगे आपको, इनको तो हर हाल में तैयार करना है। साथियों प्यारे विद्यार्थियों कैसी लग रही है आपको क्लास? समझ में तो आ रहा होगा ना? अति महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों से जुड़ी हुई नंबर 3 क्लास, इससे पहले 2 क्लासें हमने देखी। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो उन दोनों वीडियो को। इन तीनों क्लासों को देखोगे तभी आपके मूल अधिकार कंप्लीट होंगे साथियों, जो हमेशा भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम नोट्स के माध्यम से, ज्यादा समय न गंवाते हुए, क्योंकि हमारे वीडियो बड़े हो जाते हैं साथियों। तो ये देखिए आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, जिनके माध्यम से आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और मेरे दोस्तों। मेरे विद्यार्थियों ये आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स जो कि हमने बोर्ड के अंदर अच्छी प्रकार से समझा था, अनुच्छेद 31, 32, 33, 34 और 35 को अब नोट्स के माध्यम से और अच्छी प्रकार से क्लियर कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, और अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो चलो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति का अनिवार्य अर्जन का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निश्चित किया गया, हटा दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। 20 जून 1979 से संपत्ति का अधिकार का लोप किया गया और इसे एक कानूनी विधिक अधिकार बना दिया। भाग 12 में अनुच्छेद 300 क या फिर ए कह सकते हो कैपिटल में, वहां पर इसे स्थान दे दिया गया, जोड़ दिया गया। प्यारे विद्यार्थियों इस बात को नोट कर लेना। कैसी लग रही है आज वाली क्लास बता दो प्यारे विद्यार्थियों। लाइक तो बनता है, थम्स अप एक बार सभी जगह शेयर भी कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों देखो अनुच्छेद 31 में 31 ए या क कह सकते हो और 31 बी या ख कह सकते हो। प्रथम संशोधन 1951 द्वारा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अंतरिम संसद जो संविधान सभा काम कर रही थी ना, उसने किया था पहला संविधान संशोधन। उस समय लोकसभा और राज्यसभा नहीं थी प्यारे विद्यार्थियों, संविधान सभा काम कर रही थी अंतरिम संसद के रूप में। उसने किया था भारतीय संविधान में पहला संशोधन
कब? 1951 में 1951 द्वारा जोड़ा गया, जिन्हें नवी अनुसूची में कानून के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती का आधार प्राप्त है। मूल अधिकारों पर नीति निरसक तत्व हावी रहेंगे। ये बात अति महत्वपूर्ण है कि मूल अधिकारों पर नीति निरसक तत्व वो हावी रहेंगे। कहने का मतलब आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद में ही दोनों में संघर्ष शुरू हो चुका था, राज्य के नीति निरसक तत्वों में और मूल अधिकारों में। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखो आगे, जो कि अनुच्छेद 31C गए, जो कि 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया, जिसके द्वारा कुछ नीति निरसक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति है, कहने के लिए उनका प्रावधान किया गया था। इसमें 42वें और 44वें संशोधन द्वारा परिवर्तन भी किया गया है। याद रखना, अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 19 पर तत्व हावी होंगे। 14 और 19 में क्या? हमारे मूल अधिकार। और तत्व कौन से? राज्य के नीति निरसक तत्व अनुच्छेद 39 हावी होंगे। लेकिन 1980 में इन्हें पूरक घोषित किया गया कि छोड़ो, ये संघर्ष आपने कब से शुरू कर रखा है, ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए एक दूसरे के पूरक है। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये अनुच्छेद 31 जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लग रही है क्लास? है ना मजेदार और रोचक? अच्छी तरीके से मूल अधिकारों को तैयार कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा याद रखना, रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में पांव जलने न देंगे। हम होशियार सर चैनल के परिवार के सदस्य हैं भाइयों, ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी सोने न देंगे। आगे देखो प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 6 हमारा मूल अधिकार, जो कि संविधान के अंदर इसका नाम है संवैधानिक, जो कि हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 एक ही अनुच्छेद है, इसके अंदर गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, कौन सा भाग? भाग 3 में जो हमारे को 6 मूल अधिकार दे रखे ना, तो उसमें छठा तो ये हो गया, इसके अलावा जो ऊपर 5 मूल अधिकार दे रखे ना, को परिवर्तित करने के लिए उपचार इस अनुच्छेद में 3 भाग या पार्ट बनाए गए हैं। इन्हें तैयार कर लेना साथियों, ठीक है ना? पल्ले पड़े न। प्यारे विद्यार्थियों, बता दो मूल अधिकार कंप्लीट तैयार हो रही है ना अच्छी तरीके से? देखो अनुच्छेद 32(1) मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय रिटे या लेख लगा सकता है। जो कि 32(2) में 5 रिटों के नाम और उनके उल्लेख दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। और 32(3) में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा संसद कानून बनाकर भी अन्य न्यायालय को भी याचिकाएं लगाने का अधिकार दे सकती है। कौन? भारतीय संसद, पार्लियामेंट को ये अधिकार होगा। तो ये तीनों ही पार्ट याद कर लेना अनुच्छेद 32 के, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो। और उसके बाद में देखो अति महत्वपूर्ण, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा 5 रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। कुल कितनी? 5। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। जबकि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा 5 रिट जारी करता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। लेकिन हाई कोर्ट विधिक कानूनी अधिकार पर एक रिट अंतरिम राहत के लिए इंजेक्शंस रिट लगा सकता है। एक और ज्यादा इसके पास, इस प्रकार से आप देख सकते हो, कुल 5 + 1 6। तो कहने का मतलब हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को, जो राज्यों के अंदर होते हैं,
को अधिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट की बजाय। गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, है दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार। अति महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को है। तो अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, पेपर में बार बार पूछा भी जाता है, तो इसलिए इसे तो जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। ये बात हमेशा याद रखना अपने अंदर प्यारे विद्यार्थियों। जब भी हमारे अंदर जज्बा जोश जुनून आएगा और अच्छी तैयारी करेंगे और हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। यदि व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो वह उसकी रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय क्यों, हाई कोर्ट में भी तो जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इनकी रक्षा हेतु 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, जैसे कि अनुच्छेद 32(2) में बताई गई है। नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, 32(2) में ये रीटें बताई गई है। अति महत्वपूर्ण है ये रीटें और इनके नाम और अर्थ तैयार कर लेना। हार्ड क्वेश्चन बन सकता है, इन्हें तो तैयार करना ही होगा। क्यों, आज कैसी लग रही है अपनी क्लास, बता दो प्यारे विद्यार्थियों। है ना मजेदार, गजब, रोचक। देखो नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि इसका लैटिन नाम भी याद कर लेना, हेपियस कार्पस। हेपियस कार्पस इस तरीके से भी तैयार कर लेना। बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, शरीर सहित उपस्थित करना, सशरीर। ये मूल अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के संबंध में जारी की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ रीट मानी जाती है। और यह भी ध्यान रखना, यह सरकारी व निजी क्षेत्र में जारी की जा सकती है। सरकारी कर्मचारी हो चाहे निजी क्षेत्र का हो व्यक्ति, उस पे जारी की जा सकती है। ये बात भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। जो कि ये आपके कंफ्यूज थी कि इन रीटों का अर्थ क्या होता है, आज अच्छी प्रकार से समझ लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों। देखो आपके सामने है ये 5 रीटें, उनके लैटिन अंग्रेजी में नाम और उनके अर्थ क्या होंगे, शॉर्ट में संक्षेप में उनको क्या कहा जाता है। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखो नंबर 2, परमादेश मैडमस, जो कि हम आदेश देते हैं, संक्षेप में कहा जाता है अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्य करने का आदेश देना। परमादेश, परम प्लस आदेश, परमादेश है ये सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद में नंबर 3 प्रतिषेध, जो कि प्रोहिबिशंस, मना करना। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर रोकना, प्रक्रिया चल रही हो तब। याद रखना सर्वोच्च न्यायालय या बड़े न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रोक सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का काम नहीं है। जब प्रक्रिया चल रही है तब वो उसे प्रतिषेध कर देंगे, कहने का प्रतिषेध रिट जारी करेंगे। नोट कर लो इसे, अपने दिमाग में फीड कर लो इन 5 रीटों को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पेपर बनाने वाला बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से, ये मानो कि लैंग्वेज चेंज कर सकता है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है, कहीं से भी बना सकता है। उसके बाद में देखो उत्प्रेषण, सार्टोरी, जिसको लैटिन भाषा में कहा जाता है अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकना, प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो तब। ये तो होता है कि प्रक्रिया चल रही हो ना तब कहेगा अधीनस्थ न्यायालयों को, और ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो तब कहेगा उत्प्रेषण कि आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं तो ये आपने काम क्यों किया, ये कार्य मेरे पास भेज दो, इसका निपटारा मैं करूंगा। तो इस तरीके से इन्हें तैयार कर सकते हो अपनी लोकल भाषा में। उसके बाद में नंबर 5 अधिकार परीक्षा, क्यों वारंटो भी कह सकते हो। तुम्हें क्या हक है किसी अधिकारी या कर्मचारी से उसकी नियुक्ति का आधार जानना कि भाई तुम किस हक से काम कर रहे हो। चाहे उसके विरोध वाला या तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है। जैसे कि मान लो कॉलेज लेक्चरशिप के लिए आप कहोगे
कि एमए नेट होनी जरूरी है, लेकिन ये मानो कि बीए क्लियर किया हुआ व्यक्ति अगर लेक्चरशिप में आ जाता है तो उसके विरुद्ध कौन सी रीट लगेगी? क्यों वारंट हो कि आप किस हक से काम कर रहे हो, तुम्हें क्या हक है, तुम्हारे पास क्या योग्यता है, क्या इस पद के लिए बताओ, तब ये रीट जारी होगी। अधिकार परीक्षा, किस हक से आप काम कर रहे हो, क्या आपके पास योग्यता है क्या जो उसका प्रतिद्वंदी लगा सकता है और तीसरा व्यक्ति भी लगा सकता है कि हाँ भी इसके पास ये योग्यता नहीं थी तो ये इस पद पे कैसे आया। आई क्या बात समझ में? तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और उसके बाद में अधिकार परीक्षा, नॉट रिट, जो कि हम कहते हैं WRIT, रिट या लेख हिंदी में जिसको कहा जाएगा, का अर्थ है याचिकाएं जारी करना। न्यायालय द्वारा जो याचिकाएं जारी की जाती है उसे कहा जाता है रिट। जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो, अति महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 के बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि यह कौन? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लेना इसको। तो संविधान की आत्मा तथा हृदय है, यह तो संविधान की आत्मा तथा हृदय है। कौन? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और मूल अधिकार भी कह सकते हो, क्यों आजकल यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। उसके बाद में देखो अनुच्छेद 33, 34 और 35 की क्या परिभाषा है हमारे संविधान के अंदर। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, कौन सी? हमारी तीनों सेनाएं, जो कि थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, सैन्य, अर्धसैन्य, आसूचना ब्यूरो, जो हमारे मीडिया के जो खुफिया एजेंसी है ना, उनके व्यक्ति, संगठन क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर संसद द्वारा विधि बनाकर प्रतिबंध लगाना या संसद कमी कर सकती है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, यह अधिकार किसको दिया है? संसद को दिया है। नोट कर लेना, अनुच्छेद 33 की ये लैंग्वेज है संविधान के अंदर। शायद आपने कभी इस तरीके से नहीं पढ़ी होगी, इसलिए इसे जरूर नोट कर लेना। बहुत कम विद्यार्थी इन पे गौर करते हैं। अनुच्छेद 31 को, अनुच्छेद 33, 34, 35 को, अनुच्छेद 12 और 13 को इग्नोर कर देते हैं कि अमु तो के क्वेश्चन आवे। लेकिन याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं कि इनको इग्नोर मत करना, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। भविष्य में क्वेश्चन बनेंगे और इतने बढ़िया और अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देना, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, जिससे हम कई स्टूडेंटों को पीछे छोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए ऐसी तैयारी करो, स्मार्ट स्टडी बनाओ अपनी प्यारे विद्यार्थियों। अनुच्छेद 34 सैन्य कानून, विधि, मार्शल लॉ, और याद रखना मार्शल लॉ अब तक एक बार भी नहीं लगा है। गौर कर लेना, कई प्यारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर 3 बार लगा है ना राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, वो राष्ट्रीय आपात है। ध्यान देना, सैन्य कानून नहीं है, सैन्य शासन नहीं है, मिलिट्री राज नहीं है वो। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, मार्शल लॉ नहीं कह सकते, हम उसे राष्ट्रीय आपात कह सकते हैं। के प्रवर्तन पर वे मूल अधिकारों के नुकसान की भरपाई या क्षतिपूर्ति हेतु संसद द्वारा विधि या कानून बनाना। अनुच्छेद 34 में बताया है कि जब देश में मार्शल लॉ लागू हुआ हो और उस समय हमारे मूल अधिकारों का कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई या क्षतिपूर्ति हेतु कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, हमारी पार्लियामेंट बनाएगी। क्लियर है ना? अब तो समझ में आ गया ना, जो हम बार बार कहते हैं कि अनुच्छेद 33, 34, 35 में केवल सैन्य अधिकार है। अरे देखो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं इनके अंदर, इन्हें तो नोट करो। चलो सैन्य अधिकार संबंधी है वो बात एक अलग है प्यारे विद्यार्थियों, तो गौर करना, इसको संसद बनाएगी विधि या कानून। उसके आगे देखो अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों के संबंध में विधि या कानून निर्माण संसद कर सकती है।
ध्यान देना, मूल अधिकारों के संबंध में विधि या कानून निर्माण संसद पार्लियामेंट कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। राज्य विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। राज्य विधानमंडल को, हमारी विधानसभा विधान परिषद को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी है। केवल संसद का अधिकार कानून बनाने का होगा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। और कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 16(3) जो निवास के आधार पे हमें जो लोक नियोजन के विषय में जो अधिकार दे रखा था ना कि समता का अधिकार होगा, उसमें निवास को लेकर के अगर कोई कानून बनाना है तो वो संसद बनाएगी। 16(3) जबकि 32(3) में आपने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार संसद दे सकती है कानून बना करके। और 33 अभी आपने देखा सशस्त्र बल के व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर संसद द्वारा विधि बना करके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद उनके कानूनों में कमी कर सकती है, उनके अधिकारों में। और 34 आपके सामने है ही कि सैन्य कानून मार्शल लॉ के समय अगर मूल अधिकारों का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हेतु संसद कानून बनाएगी। ठीक है ना, समझ गए ना प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है ना? गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी तैयारी करो कि जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। ऐसी मेहनत करो, ऐसी पोस्ट को रिजर्व करो प्यारे विद्यार्थियों। एक बार मेहनत कर लो, एक बार जरूर करनी पड़ेगी आपको, चाहे अब कर लो चाहे बाद में। इससे अच्छा तो पहले ही कर लो ना एक बार, और उसके बाद में देखो पूरी जिंदगी हमारी संवर जाएगी। उसके बाद में देखो आगे, जो कि आपने देखा था इस प्रकार अनुच्छेद 33, 34, 35 में सैन्य या सैनिक अधिकारों का विधान कहा जा सकता है, क्योंकि तीनों में ही सैन्य संबंधी बातें बताई गई है, चाहे वो संसद कानून बनाए। उसके बाद में देखो, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ध्यान देना, नागरिक कौन होते हैं? केवल जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होती है वो होते हैं भारत के नागरिक। जबकि व्यक्ति कौन होंगे? नागरिक प्लस अन्य व्यक्ति कहलाएंगे जो विदेशी आकर के। तो आपने देखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मूल अधिकार नागरिक और व्यक्ति दोनों के लिए है, ये बात नोट कर लेना। जबकि गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों में अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, जो कि आप देखोगे ये अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा वीडियो बड़ा जरूर बनता जा रहा है लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अनुच्छेद 17 और 24 याद है क्या? 17 में क्या है? 17 में अस्पृश्यता का अंत या निषेध है, और 24 में क्या है? बाल श्रम निषेध है, पर कोई प्रतिबंध नहीं है। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं, ये स्वतः चलायमान है, निरपेक्ष है, अपने आप में पूर्ण है, ये धारणा परगणित है। ये गौर कर लेना इस पे, क्योंकि इसकी संविधान व्यवस्था करेगा, जबकि प्रतिबंध को संसद चलाती है। ध्यान देना, इसकी व्यवस्था किसमें दी है? संविधान में अंतर्निहित कर दी है, कोई प्रतिबंध नहीं है इनके ऊपर, ये स्वतः चलायमान है। अनुच्छेद 17 और 24 इन्हें तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो अति महत्वपूर्ण बात है अनुच्छेद 19, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में सबसे पहले निलंबित होगा। ध्यान देना, अनुच्छेद 1900 से पहले होगा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, 360 और 356 में नहीं होते मूल अधिकार निलंबित, ये बात भी गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। अनुच्छेद 358 के तहत ये प्रावधान कर रखा है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 वे मूल अधिकार है जो आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं होते। तो जोड़ा अगर युग्म आए तो 20 और 21 होगा, अगर अकेला आए तो अनुच्छेद 21 कर देना। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, नोट करो इसे, अति महत्वपूर्ण, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। गौर करो कैसी लग रही है आज वाली क्लास, है ना? मजेदार और रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान देना, जो कि इसके अलावा सभी मूल अधिकार भाग 3 निलंबित हो जाते हैं, सभी अधिकार निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 359 के तहत, 359 के तहत। परंतु राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो अनुच्छेद 19, 20, 21 निलंबित नहीं होंगे। निलंबित अधिकारों को राष्ट्रपति करता है, यह बात नोट कर लेना।
अधिकारों को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संशोधन कौन करेगी? परिवर्तन संसद करेगी। और लागू और परिवर्तन का अधिकार, संरक्षण का, अभिभावक का काम किसका होगा? न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। तो ध्यान देना, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 तीन तरीके से लगता है, तीन स्थितियों में। एक तो आप देखोगे युद्ध, एक बाहरी आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह, जो कि ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि यहां पर पहले आंतरिक अशांति शब्द था, जिसका लोप कर दिया था 44वें संविधान संशोधन 1978 ने, और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया था। तो अब अच्छी प्रकार से सुनना और समझना कि अगर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा है तो अनुच्छेद 19 है ना, वो भी निलंबित नहीं होगा। 19, 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। और अगर 352 युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण लगाए तो अनुच्छेद 19 सर्वप्रथम निलंबित होगा, जबकि 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। इस तरीके से इसे तैयार कर सकते हो सरल भाषा में। समझ में तो आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो, इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो बड़ा जरूर होता जा रहा है, लेकिन है अति महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों। अंत तक जरूर देखना इसको और तैयार कर लेना अच्छी प्रकार से। देखो, एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्या संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है? देखो, इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख वाद जिनमें इसका निर्णय दिया गया था। जैसे कि महत्वपूर्ण विवाद जो हमें तैयार करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 3 अति महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने बोर्ड के ऊपर भी आपको बताए थे। उन्हें जरूर नोट कर लेना, उसमें से बहुत बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले तो पढ़े है ना, जो कि मैं जल्दी जल्दी कवर करते हुए चल रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। मेरा एक उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना, तैयार करना आपका काम है प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि मैं सोचता हूं कि 3 ही क्लासों में, 3 ही वीडियो में मूल अधिकार कंप्लीट करवा दूं आपको प्यारे विद्यार्थियों। देखो, नंबर 1, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1951 निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। नोट कर लेना, कर सकती है, ध्यान देना। उसके बाद में दूसरा विवाद, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 निर्णय दिया था कि संसद मूल या मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ध्यान देना, अति महत्वपूर्ण है। यह है वेरी वेरी मोस्ट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद जो 1967, ये ईयर भी तैयार कर लेना, जो कि निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। उसके बाद देखो नंबर 4, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जो कि निर्णय दिया था संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इन केस जो महत्वपूर्ण विवाद है ना, इनके ऊपर हम आगे सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार यहां पे इतना ही तैयार कर लो आप, अति महत्वपूर्ण है ये तीनों। उसके बाद में नंबर 5, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकेगी, तथा सांविधिक ढांचे का स्पष्टीकरण दिया था कि मूल ढांचे में नहीं कर सकती। ये जरूर ध्यान में रखना है, संशोधन कर सकती है। अब मूल ढांचे से संबंधित शब्द, हालांकि वैसे तो कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर वाद दर वाद बताएगा कि मूल ढांचा क्या है भारतीय संविधान का, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। ढांचे के प्रमुख शब्द, संप्रभुता, राष्ट्र की एक व अखंडता, भारत का लोकतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक ढांचा, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, ये सभी संविधान के मूल ढांचे के शब्द माने जाते हैं। ये भी मत सोचना प्यारे विद्यार्थियों कि भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वही मूल ढांचा, ना जी ना, बाद में जुड़ करके भी शब्द मूल ढांचे का अंग बन सकता है। ये देखो, अखंडता शब्द बाद में ही तो जोड़ा था प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इन शब्दों को तैयार कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, नोट करना अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में देखो,
इसी विवाद, कौन सा, मिनर्वा मिल्स, इसी विवाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बहुत बार पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद देखो, मूल अधिकारों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवाद, मैंने कहा ना बहुत से विवाद हुए हैं भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको तो वो 3 याद करने हैं, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, वो अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि नंबर 1 A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, नंबर 2 चंपकम दोराई राजनम बनाम मद्रास राज्य 1951, नंबर 3 मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। त्वरित न्याय के लिए गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, त्वरित सुनवाई, तुरंत सुनवाई के लिए आया था इसका निर्णय। उसका नंबर 4 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, नंबर 5 बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996, और बहुत से महत्वपूर्ण विवाद हुए हैं, लेकिन आपको इतने ही तैयार करनी है प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में देखो, जो कि मूल या मूल अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार एक नजर में अति महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। पहला है समानता का या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ये देखो अनुच्छेद 5 इसके अंदर, और इसके शॉर्ट में संक्षेप में प्रावधान, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, एक नजर में बहुत कुछ आपके तैयार हो जाता है। इन अनुच्छेदों को अच्छी प्रकार से देखोगे तो प्यारे विद्यार्थियों, जो डबल राइट के चिन्ह लगा रखे हैं वो अति महत्वपूर्ण है, जो मैंने अंडरलाइन भी कर रखे हैं। जैसे कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध या अंत का रखा है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में आप देखोगे दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, इसे जरूर तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, शायद ही आपने ऐसा कहीं देखा होगा नोट्स, इसे गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण है, इन्हें नोट कर लेना। इसके अंदर 2 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता है, पहले 7 थी अब 6, ध्यान रखना, वासा संगु बक्को ऐसे तैयार कर सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर जो तीसरा है ना अनुच्छेद 21, वो भी महत्वपूर्ण है, प्राण वैदेहिक स्वतंत्रता का है। उसके बाद में देखो आगे नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 व 24, जो कि इसमें नंबर 2 जो है ना अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, इसे जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। कैसे लग रहे हैं नोट्स, है ना, मजेदार और रोचक, कैसी लग रही है आज वाली क्लास, पहले तो पढ़े न, समझ में तो आवे न प्यारे विद्यार्थियों, आप मूल अधिकार ने जरूर तैयार कर लियो थे, क्योंकि थारे बहुत ही काम आवेगा ये आगे एग्जाम में, पेपर में, जब भी आप कोई भी कंपटीशन दोगे प्यारे विद्यार्थी। उसके बाद में नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, वैसे इसमें कोई अनुच्छेद अति महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें तैयार कर लेना, क्योंकि माना जाता है कि महत्वपूर्ण है तो सभी महत्वपूर्ण है, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पेपर बनाने वाला बहुत ज्यादा सोचता है, आपसे एडवांस में रहता है। जो आप पढ़ते हो ना उसको कभी पेपर में नहीं देता, और जो आप नहीं पढ़ते हो ना उसको वो पेपर में क्वेश्चन बना करके देता है, ये चीज तो आपने देखी हो। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30, जो कि 29-30 में भारत के अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकार दे रखा है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 अति महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना, अनुच्छेद 32 वेरी मोस्ट भी है ये, ध्यान देना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस अधिकार में अन्य अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख है। नोट, हमें और बहुत से अधिकार मिले हैं, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मेरे दोस्तों, इस बात को नोट करना कि हमें और बहुत से अधिकार मिले हैं, जैसे कि नंबर 1 ध्वजारोहण, तिरंगे को फहराने का या लहराने का अधिकार 2004 में मिला था हमें। नंबर 2 सूचना का अधिकार, RTI का अधिकार हमें मिला था 12 अक्टूबर 2005 में। उसके बाद तीसरा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, RTE का अधिकार हमें 1 अप्रैल 2010 में मिला था। नंबर 4 निजता, प्राइवेसी, हमारी निजता स्वतंत्रता, हमारी प्राइवेसी का अधिकार मिला था 24 अगस्त 2017 में, ध्यान रखना। और भी कई अधिकार हमें मिले हैं, लेकिन 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 याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मूल अधिकारों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार है, चाहे हमें अन्य कितने ही अधिकार मिल गए हों, लेकिन हमारे मूल अधिकार कितने, 6 ही है। तो इस पेज को तो जरूर ही नोट कर लेना, कल वाली प्रश्नोत्तरी में बहुत काम आएंगे प्यारे विद्यार्थियों ये अनुच्छेद, इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जो कि मूल या मौलिक अधिकार
एक नजर में बता दो कैसे लगे आज वाले नोट्स। आपको ये तीनों पार्ट जरूर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, अच्छी तरीके से सुनना, देखना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। और मैं तो यही कहूंगा अंत में आपको, जो कि याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, कैसे झुक जाऊं ये जिंदगी तेरे आगे, अभी तो जहान झुकाना है, दरिया के संग बहते बहते सागर तक जाना है। और ये चिंगारियां कैसे रोकूंगी अग्नि के शोले को, अभी तो अंगारों पर चढ़कर जग को लोहा मनवाना है प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो, कंटिन्यू रखो, सफलता जरूर मिलेगी हमें एक दिन। इन नोट्सों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इससे ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हमेशा याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि असफलताओं के डर से अपने सपनों को पूरा करके से ज्यादा अच्छी है कोशिश करके उनका टूट जाना प्यारे विद्यार्थियों। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे बेहतरीन बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों का सामना करना पड़ेगा। तैयारी तो हमें करनी होगी अच्छी तरीके से। तो इन नोट्सों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो उसके माध्यम से आप नोट्स तैयार कर सकते हो। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये देखा आपने मूल अधिकारों का भाग 3 पार्ट 3 जो हम देख रहे थे। तो आपके अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा मूल अधिकारों का टॉपिक, जो कि हमने पूरे विस्तार के साथ देखा है। शब्द से क्रम से हम कह सकते हैं संविधान के अकॉर्डिंग हमने देखा है। अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक एक एक अनुच्छेद का हमने पोस्टमार्टम किया है प्यारे विद्यार्थियों, जो आपने देखा होगा कि किस शब्दावली से कैसे लिखा गया है। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। मैं ये दावा करता हूं कि अगर मूल अधिकारों का कोई भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है तो हमारी इन 3 क्लासों के जो नोट्स है उनमें से ही आएगा। पढ़ना काम आपका है, तैयार आप करो साथियों, मैटर मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। भारतीय राज्य व्यवस्था का कोई भी क्वेश्चन अगर आप कहीं पर देखते हो और अगर आपको कोई परेशानी, दिक्कत या मानो कि कोई भी उसके अंदर कमी नजर आती है कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गया, तो मेरे वीडियो देख लेना, उससे संबंधित जो टॉपिक है उसका प्यारे विद्यार्थियों ये मैं दावा करता हूं मेरे चैनल पे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की हर समस्या का समाधान मिलेगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट में है, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन ऐसे कैसे हो गया, इसका उत्तर ऐसे कैसे बना दिया, तो मैं तो यही कहूंगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और उसके अंदर जो टॉपिक है उससे संबंधित क्वेश्चन देख लेना प्यारे विद्यार्थियों। एक और विशेष सूचना आपको बता देता हूं कि मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना लिया है, तो आप मेरे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको अति महत्वपूर्ण नोट्स मिलेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी होशियार सर ही है, नोट करना साथियों। आज होशियार सर नाम से जो टेलीग्राम मिलेगा आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी नोट्स है ना उनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। गौर करना साथियों, कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों का कहना होता है कि सर आप वाले नोट्स दो, हमारे पास नोट्स भेजो, जबकि मैं कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी नोट्सों की। क्योंकि हो सकता है कि वीडियो के अंदर जो क्लास के अंदर मैं आपको नोट्स की फोटोकॉपी दिखाता हूं, जिससे हो सकता है कि सही और स्पष्ट आपको ना दिखे, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और वहां पर पीडीएफ ले सकते हो, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना इस बात पे, और इसी नाम से है, होशियार सर के नाम से ही है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। गौर करना इस बात पे। और अंत में यही कहना चाहूंगा
कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मूल अधिकारों संबंधी आपको ये तीनों वीडियो कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हो, मजे आ गए, गजब जोरदार लगे हो ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और कहना कि मूल अधिकारों के 3 वीडियो देखकर तो देखो आप कि मूल अधिकार टॉपिक आपका कितना क्लियर हो जाता है। और आगामी जो हमारा कहने का मतलब प्रश्नोत्तरी जो टेस्ट होना है, टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है, इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज नंबर 16, उसका टॉपिक भी तो यही है। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इस बार देखना बहुत ही गजब जोरदार महत्वपूर्ण मजेदार क्वेश्चन होंगे। अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो कि प्रश्नोत्तरी करके आपको मजे आ जाएंगे। देखना प्यारे विद्यार्थियों, आपका दिल, आपका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा कि हाँ, होशियार जी सर ने इस बार क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया और अच्छे बनाए हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अंत में फिर एक बार वही निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपने देखा होगा लाइक कर देना। नीचे जो लाइक का बटन दे रखा है उस पे क्लिक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो तैयारी कर रही हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं अपना चैनल उतना ग्रोथ नहीं कर रहा जितना हमें उम्मीद और आशा थी। प्यारे विद्यार्थियों, फिर आपसे वही निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मेरी शक्ति तो आप ही हो प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए इस बात पर गौर करना, अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखना। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे बता दूं ये टॉपिक बीए पार्ट सेकंड जो कि सेकंड ईयर के अंदर भी लगता है। भारतीय राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान विषय जिनके पास है उनकी सेकंड बुक है जिसका नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसकी सेकंड यूनिट का ही टॉपिक है मूल या मौलिक अधिकार। अच्छी तरीके से तैयार कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना? तो इसलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर जो कि अगला हमारा टेस्ट होगा। उसके बाद में हमारी क्लास होगी भाग 4 पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करो, राजनीति विज्ञान में अपडेट भी रहना पड़ेगा क्योंकि कई बातें चेंज भी तो हो जाती है, संशोधन भी। इसलिए कहता हूं कि हमेशा अपडेट रहा करो, जग कर रहा करो, सोए हुए मत रहा करो, नोट किया करो। बहुत सी बातें मैं मौखिक बोल जाता हूं और आप गौर ही नहीं करते। का होशियार जी सर के कवे है बेरोई को नहीं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छी प्रकार से सुनो, समझो, उस पे मनन चिंतन करो, तभी अच्छी सॉलिड तैयारी होगी प्यारे विद्यार्थियों और हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। मैं तो मां सरस्वती भगवान से यही दुआ करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी सफल हो जाओ, एक सभ्य और अच्छे इंसान बन जाओ। जीवन में कुछ करो तो ऐसा करो कि दुनिया याद करे प्यारे विद्यार्थियों। तो अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः आप सभी को यही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत।